हाँ जी, तो अब देखते हैं हम लोग कि चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या है। कभी कभी ये ऐसे भी पूछ देता है कि जो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, विद्युतशीलता तथा प्रकाश की चाल के बीच संबंध फाइंड करो। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में रिलेशन किस तरीके से है, उसका प्रूफ क्या है। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछता है ये। तो देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, कि जो म्यू नॉट होता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है सर? तो यूनिट की अगर बात की जाए तो F इजिकल टू IBL। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यूनिट की अगर बात की जाए तो न्यूटन एम्पियर मीटर, ये हो गया बी का, और न्यूटन एम्पियर मीटर इज इक्वल टू देखा जाए तो म्यू नॉट और एम आई यानी ए अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ से एक कट गया और ये कट गया। ठीक, तो बचा क्या, यानी म्यू नॉट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, वहीं जो एप्सिलॉन नॉट होता है यानी जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसको हम लोग लिखते हैं जैसे देखिए, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखते हैं, 9 इंटू 10⁻9 लिखते हैं, 9 इंटू 10⁻9 लिखते हैं। और इसको देख लो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकालो, तो इसका क्या न्यूटन पर कूलाम हो गया, और ये कूलाम पर एप्सिलॉन नॉट, और ये मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का तो यूनिट होता नहीं है, तो यहाँ से इधर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई एप्सिलॉन नॉट की। एक मिनट, पुनः इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। अब इसकी यूनिट लिख लीजिए, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने पर, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 होता है। क्लियर, यहाँ से 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या मिला, तो हमें मिलेगा, ये 7 नीचे लेकर आएंगे तो 1/9 इंटू 10⁻, ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, देखो 9 7 16। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, याद तो रहा है ना कैमरे, ठीक। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और हम लोग जानते हैं जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ही तो होती है, यही तो होता है ना। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड वो क्या है, C है, तो यहाँ पर C रख सकते हैं। यानी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, 1/c²। ठीक है, अब देखिए C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये रूट जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा वो, तो 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये C। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन है किसमें, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता तथा
स्पीड ऑफ लाइट। यानी इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है c इक्वल टू 1/√म्यू0 × ε0। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो बायो सावर्त नियम पढ़े थे, किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग फाइंड करते थे, तो एक धाराखंड के कारण था। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, सीधा तार है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें पता है, फाइनाइट है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की, वो पूरे वायर के कारण, क्योंकि वो तो धाराखंड के कारण दिया गया था, वो केवल एक धाराखंड की वजह से किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी होती है, वो हम बायो सावर्त नियम बताता है हमें। लेकिन संपूर्ण वायर के लिए क्या करना होगा या कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब वो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके वजह से भी हम लोग किसी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोई फाइनाइट वायर की वजह से किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे ये कोई स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ हमें पता भी है, मान लीजिए ये वायर है, स्ट्रेट है, ठीक है, और इसकी लेंथ भी हमें पता है, तो इसके कारण, इस पूरे वायर के कारण किसी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मान लिया कि ये कोई स्ट्रेट वायर है, इसका नाम हमने रख दिया, इसके कॉर्नर का ए और ये रख दिया बी। ठीक, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बी रख दिया। ठीक, अब हम क्या पढ़े थे बायो सावर्त नियम में, बायो सावर्त नियम कहता है, मान लीजिए ये जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है पूरे वायर में, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रही है, तो हम क्या करते थे कि इसके छोटे से धारा खंड, यानी ये जो धारा प्रवाहित हो रही है इसी वायर का एक छोटा सा खंड, ठीक है, धारा खंड, उसको हमने नाम दे दिया dx या dl बोल दिया, चलो dl बोल दिया। ठीक है, अगर इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो l है, तो हमने छोटा सा लेंथ ले लिया जिसको हमने बोला dl, जिसको हमने क्या बोला, dl बोला। तो इसके कारण किसी बिंदु पर जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करते थे तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हम लोग कोई एंगल मान लेते थे, और अगर ये कोई पॉइंट P है तो इस ये जो धारा खंड है इसके कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड आउट करते थे वो करते थे dV इक्वल टू μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ऐसे फाइंड आउट करते थे। लेकिन ये तो छोटे से धारा खंड के लिए है, यानी ये जो पूरा लेंथ का, ये L लेंथ का वायर है AB, उसके छोटे से भाग DL लेंथ उसमें से हमने काट लिया है छोटा सा, उसकी वजह से ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ये, परंतु हमें तो पूरे ये जो L लेंथ का वायर है इस पूरे वायर के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमें कुछ लिखना है, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। हाँ जी, तो हमने इसका जो भी इसमें हमने इस फिगर में बनाया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको अगर ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप नोट्स भी देखो, ठीक है, कुछ दिनों बाद, तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने सारे डिटेल इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, बेसिकली ये एक फाइनाइट वायर हमने माना है जिसकी लेंथ हम बेसिकली L डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि मैं यहाँ पर L यूज़ कर पाऊँ इसलिए। ठीक है, तो पूरा जो ये वायर है AB से लेकर A से B तक लेकर उसकी जो लेंथ है वो L डैश है, यानी वो फाइनाइट वायर है। अब हमने क्या किया कि इसका एक छोटा सा पार्ट लिया DL, ठीक है, DL डैश वैसे तो होना चाहिए, चलो DL डैश ही बोल देता हूँ, DL डैश, क्योंकि उस L डैश का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो L डैश हमने मान लिया। ठीक है, अब इस DL डैश से
डीएल डैश के कारण, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर, चलो ये डैश वैश को हम हटा ही देते हैं, ठीक है। तो डीएल के कारण जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। पढ़िए, माना एक परिमित लंबाई AB इक्वल टू L डैश, तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस तार के छोटे से भाग यानी डीएल के कारण R दूरी पर, ये देखिए R दूरी हमने यहाँ पर माना है, ठीक है। R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस तरीके से होगी, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, यानी अंदर की ओर होगी, ठीक है। लेकिन ये तो एक छोटे से पार्ट के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, हमें तो संपूर्ण वायर के कारण उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इसलिए हमने लिखा है हमें संपूर्ण धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सही बात है। इसलिए तार के बिंदु O से बिंदु P तक हमने एक लंबिक दूरी खींची, यानी लंबवत दूरी खींची ऐसे, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया। वो जो लेंथ है उसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। अब माना लंबिक दूरी से तार के दोनों कोण, यानी ये जो लंबिक दूरी है, ठीक है ना, यहाँ से देखिए तार के जो दोनों कोने हैं, तार के दोनों कोने क्रमशः यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से दोनों ये जो तार है इससे ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, φ1 और के φ2, वही हमने लिखा है। अब ये -φ1 तथा φ2 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए अगर ये एक फिक्स्ड एक्सिस माने, ठीक है, तो इससे नीचे की तरफ आ रहे हो और वो उससे ऊपर की तरफ है, तो एक को हमें डायरेक्शन अलग दिखाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने इसको हमने -φ1 बोल दिया, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको +φ2, ठीक है, कोण बना रहे हैं, ठीक है। तब एंगल OPQ, हमने ये जो एंगल OPQ है इसको अल्फा माना है, ये छोटा सा, ठीक है। अब त्रिभुज POQ में ये वाला, ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये है कुछ इस तरीके से। POQ में क्या है, इसकी लेंथ L है और ये है अल्फा और ये है थीटा और ये है 90 डिग्री और ये हमने R माना है और ये R है, स्मॉल r है, ठीक है। तो इसमें हमने लिया tan थीटा या tan अल्फा, ये वाला, ठीक है। tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी L/R, क्यों भाई, तो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R tan अल्फा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अच्छा हम क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ से हम संपूर्ण वायर के कारण अगर फाइंड करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे ना, अभी हम लिखेंगे उसको, करेंगे इधर ये भी और ये भी। लेकिन इंटीग्रेशन जब करने जा रहे हैं हम लोग तो देख रहे हैं कि वेरिएबल तो यार DL भी है इस लेंथ और ये R भी है और तो और ये थीटा भी है। तो हमें क्या चाहिए कि वेरिएबल केवल और केवल एक ही चाहिए ताकि चीज़ें आसान हो जाए, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा वेरिएबल केवल थीटा ही रहे, ताकि ये जो फिक्स्ड एक्सिस है इससे मैं ये एंगल बदलता जाऊं और उसके छोटे छोटे पार्टों के कारण उस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें फाइंड होती जाए। तो हम थीटा बदलेंगे, यहाँ से यहाँ तक बदल लेंगे, उस ये पूरे से पार्ट के लिए बिंदु P पर हो जाएगा, फिर इधर से फाइंड आउट कर लेंगे तो पूरे तार के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि केवल और केवल एक ही वेरिएबल हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ठीक है, केवल और केवल एक ही वेरिएबल हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं, क्लियर है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो DL है उसको कांस्टेंट के फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो R है उसको भी कांस्टेंट के फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कैसे लाएंगे, देखिए ये जो डिस्टेंस है तो फिक्स्ड है, OP इक्वल टू R है, लंबिक दूरी, और यहाँ से ये L भी यहाँ से ये अल्फा भी फिक्स्ड है,
इस त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अल्फा एल इज इक्वल टू आर टेन अल्फा हो गया, यानी डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। कुछ गलत मैं कर रहा हूँ क्या? ये अल्फा कांस्टेंट थोड़ी ना है, ठीक है ना, अल्फा कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ से देखिए हमें इक्वेशन नंबर, ये लिखा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 मिला है, डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ठीक है ना। ये मैं सॉरी बोल दिया आपको ना कि ये कांस्टेंट नहीं है भाई, ठीक है ना, कांस्टेंट इसमें आर है बस, ठीक है। अब ठीक है, हमें डी एल तो मिल गया, लेकिन अभी वेरिएबल आर भी तो दिख रहा है, ये आर तो वेरी कर ही रहा है, ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है ना, तो वेरी कर रहा है भाई। तो आर को भी हमें कांस्टेंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि हम चाहते हैं केवल ये एंगल इसमें वेरी करे, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा इसी वाले में देख रहा हूँ, ठीक है, कॉस अल्फा, इसके लिए कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी आर बाई स्मॉल आर। तो कैपिटल आर फिक्स्ड है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर इंटू, एक मिनट, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर सेक अल्फा, सेक अल्फा हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सर जो थीटा है और ये जो अल्फा है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है ऐड करके, ठीक है। या मैं चाहता तो इस थीटा को ऐसे लिख सकता था कि 90 माइनस अल्फा, बोलो भाई, लिख सकता था इसको, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकता था, लेकिन ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही दोनों तो जोड़कर इसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, चल अब हम जानते हैं कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक ना हो, या मैं क्या करूं, हाँ ठीक है। अब दोनों साइड आप क्या करो, साइन ले लो, तो साइन थीटा इधर हो जाएगा और इधर साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा, बोलो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस थीटे को हमने अल्फा के फॉर्म में भी लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से वेरी कराना है, ऐसे एक खुपाज इधर के, एक खुपाज इधर से, क्लियर हुआ। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। तो भाई साहब मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हुआ ये, ठीक है। तो जब हम लोग रखेंगे तो हम पाएंगे कि जो b है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, तो इसमें कांस्टेंट है पूरे वायर में, ठीक है। मिला क्या, dl की वैल्यू यहाँ से r सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा है, उसको बाद में लिख लेंगे, और साइन थीटा की वैल्यू कॉस अल्फा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या यहाँ से निकाला हूँ, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू सेक अल्फा, कैपिटल आर का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, और ये डी अल्फा, ठीक है। डी अल्फा कहाँ से लिख दिया, डी अल्फा कहाँ से लिखा है, ये यहाँ से लिखा है, इसका जो छूटा था, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, ठीक है। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक हमें करना है,
-5 से 5 तक, ये -5 से 5 तक, ठीक है। तो -5 से 5 तक, -5 से +5 तक, ठीक है। या इसको 5 1 और ये 5 2 बोल देता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए तो क्या मिला हमें, μ0/4 पाई I, और नीचे देखो r है तो ये r कांस्टेंट था नहीं, ये लाम्बिक दूरी। अंदर क्या बचा, -φ1 और ये φ2, ठीक है। क्या बचा, cos अल्फा d अल्फा, क्या भाई d अल्फा का यानी cos अल्फा का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, sin अल्फा हो जाएगा। तो हमें मिला क्या, b = μ0/4 पाई I/r ब्रैकेट में sin अल्फा, कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से φ2, ये मिला हमें। अब लिमिट को रख दो। जब हम लिमिट को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए b = μ0/4 पाई I/r ब्रैकेट में sin φ2, ठीक है, sin φ2 और माइनस sin -φ1, ये माइनस यहाँ से निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी μ0/4 पाई I/r, तो sin φ2 प्लस sin φ1 हो जाएगा ऐसे। अब इसको इधर उधर चाहे तो लिख लो क्योंकि प्लस है, μ0/4 पाई I/r और ये ब्रैकेट में हो गया sin φ1 प्लस sin φ2। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया, ये हमारा क्या निकल कर आया, फॉर्मूला निकल कर आया। किसी फाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, μ0/4 पाई I/r sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। अब इस पर कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी वाले पॉइंट पर ताकि ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए, उसके बाद इसके स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है। जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो वो फॉर्मूला क्या था कि अगर कोई फाइनाइट वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इस वायर से r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर जो इस संपूर्ण वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, b = μ0/4 पाई I/r एंड ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2। अब ये sin φ1 और sin φ2 क्या है, ये जो डिस्टेंस है इस वायर से, निश्चित डिस्टेंस है, उससे ये जो कॉर्नर है वो कितना एंगल बना रहा है, φ1, और ये जो कॉर्नर है वो कितना एंगल बना रहा है, वो है φ2, ठीक है। अब क्योंकि ये एक फिक्स्ड एक्सिस टाइप का काम कर रहा है तो इससे ये नीचे है तो हम लोग इसको नेगेटिव साइन दे रहे हैं और इसको पॉजिटिव, तो हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना। हालांकि ये दिखाने की जरूरत नहीं है, वो डेरिवेशन के लिए था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए, देखो कह रहा है कि एक AB लेंथ का वायर है, AB लेंथ का वायर है, इस वायर से 2.73 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। उस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का हो रहा है, और जो निश्चित डिस्टेंस है उससे ये एक कॉर्नर उसका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक कॉर्नर उससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट P पर, तो देखो फाइंड कर लेते हैं। उसमें क्या है, हम जानते हैं कि μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो BP यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक, 10⁻⁻7, देखो मैं इसके वैल्यू का यूज कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इनटू I क्या है 2 एम्पियर, ठीक है, अपॉन R क्या है भाई
2.73 सेंटीमीटर है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 2.73 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब साइन φ1 की वैल्यू क्या है, φ1 की वैल्यू 60 है और φ2 की वैल्यू कितनी है 30 है, ठीक है ना। तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। सॉल्व करो भाई, तो हमें क्या मिलेगा, चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। हम पाएंगे कि 2 इंटू 10⁻, ये देखो ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी -5/2.73 इन ब्रैकेट साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू क्या √3 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब √3 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 की वैल्यू होती है 1.73 होता है ना, तो 1.73 में क्या हमें 1 भी ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 2.73 इंटू 10⁻, ये -5 और नीचे क्या है 2.73, तो 2.73 कट गया तो कितना आया 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर। क्लियर है, समझ में आया है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। ये देखिए एक स्क्वायर है, ये क्या है एक स्क्वायर है, थोड़ा बड़ा बनाए इसकी आकृति को, थोड़ा बड़ा बनाए दीजिए। ये हमारा एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल तो नहीं ना दिख रहा है भाई, चल थोड़ा सा बड़ा बना लेते। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, एक मिनट थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ऐसे फ्लो हो रही है कि सबकी डायरेक्शन सेम है। ये जो प्रत्येक वायर है, ये जो वायर है वो एक तरीके का ऐसा लूप बनाया हुआ है कि वो एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और इसमें प्रत्येक की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। प्रत्येक की डायरेक्शन सेम है का क्या तात्पर्य है, देखिए करंट की डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, अंगूठा रखते हैं, ठीक है, और उंगलियों को उस बिंदु की तरफ रखते हैं जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। हमें इस स्क्वायर के सेंटर पर, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ये हमने उंगलियों को जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी उधर रखा, और करंट की डायरेक्शन में हमने अंगूठे को रखा, और जब हम लोग इस उंगली को कर्ल करेंगे ऐसे अपने हाथ को, तो ये हथेली बताएगी कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है। तो हमने ऐसे रखा और ऐसे जब किया तो हम पाते हैं कि ये जो हथेली है वो बाहर की तरफ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बाहर की तरफ है। तो पहले के लिए ठीक है बाहर आ गया। क्या दूसरे के लिए देखा जाए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और हथेलियों को उस बिंदु की तरफ, तो हम देख पा रहे हैं कि बाहर की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी देखिए बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, और इसमें भी देखिए बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है। तो ओवरऑल जो डायरेक्शन है करंट का वो प्रत्येक वायर के कारण बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं सर, बाहर की तरफ आ रहा है। ये जो वायर है, प्रत्येक वायर की जो लेंथ है वो सेम है, स्क्वायर है तो सेम होगी ही, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ए हमने मान लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो स्क्वायर है इसके सेंटर पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इन संपूर्ण वायर के कारण, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई कि वायर से एक निश्चित डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी वायर से कितनी दूरी पर वो बिंदु है ये हमें पता होना चाहिए। अगर देखा जाए तो जब हम लोग इस सेंटर को ऐसे मिलाएंगे प्रत्येक
तार से ऐसे, तो हम पाते हैं कि हमें 4 स्क्वायर फिर से मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो क्या होगा देखिएगा, समझिएगा सवाल को। है तो हमारा ये एक स्क्वायर ही, ठीक है, लेकिन हमें इसके सेंटर पर फाइंड करना है, इसलिए हमने ऐसी आकृति बना ली। ठीक है, तो ये क्या डिस्टेंस हो जाएगी, क्या ये a/2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण a है, तो इसका आधी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, है ना। तो उस तरीके से ये भी a/2 हो गया, a/2 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 कितना a ही तो होगा, तो ये भी हो गया a/2 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 ऐसे। ठीक है, अब देखिए इस वायर के कारण मैं लिख देता हूँ A, B, C और ये D। AB वायर के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड ABP, चलो ऐसे रहे 1 लिख देता हूँ, पहला, इसको पहला वायर मान लो, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये हो जाएगा आपका कितना, देखिएगा सर, म्यू नॉट। आपको नहीं लगता है कि अगर इसके कॉर्नर को जब मिलाएंगे तो क्या 90 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो इसके कॉर्नर से जब मिलाएंगे तो क्या ये भी 45, यानी φ1 इज इक्वल टू 45 एंड φ2 इज इक्वल टू 45। क्या ये सबके लिए सेम है 45 है कि नहीं भाई, तो ये सबके लिए सेम है, तो एक का हम निकाल लेंगे, एक का हम ऐसे निकाल लेंगे, दूसरे के लिए भी उतना होगा, तीसरे के लिए भी इतना होगा, चौथे के लिए इतना ही होगा, तो हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का केवल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, ये देखिए आर क्या था, चलो एक फॉर्मूला ही पहले लिख देता हूँ, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो B1 इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट, पहले के लिए निकाल रहा हूँ भाई, 4 पाई आई बाई ए कितना a/2, यानी r कितना a/2, ठीक है ना, और ये साइन φ1 45 डिग्री और साइन φ2 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई a/2, 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, साइन 45 की 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a, और ये हो जाएगा इंटू 2/√2, ठीक है। परिमेयकरण कर दीजिए इसका, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a इंटू, देखिएगा 2√2/2 हो जाएगा, 2 से 2 मर गया, कितना बचा, यानी 2√2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये पहले वायर के कारण हो गया। तब संपूर्ण वायर के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण तार ए बी सी डी के कारण ओ पर यानी सेंटर पर ये बी इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा जी 4 इंटू B1, यानी B1 है जितना उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें मिल जाएगा, देखिएगा 4 का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू 4, तो ये संपूर्ण तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। और भी आप सोल्व करना चाहते तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू रख दीजिए 10⁻⁷, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या लिख सकते हो 2√2 इंटू 10⁻⁷ आई 4/a, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो परिमित लंबाई का तार था उसके कारण जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ये फाइंड किया था, ये फॉर्मूला फाइंड किया था, इसके स्पेशल केसेस क्या होंगे। स्पेशल केसेस से तात्पर्य ये है कि अगर वो तार की जो लेंथ है यहाँ पर हमने फाइनाइट किया था, अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा इनकी तुलना में वो काफ़ी बड़ा हो। इनफाइनाइट से तात्पर्य केवल इतना है
अब ये नहीं है कि हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाएंगे इतना, बस ये होगा कि इनकी डिस्टेंस के अलावा इनके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस काफ़ी दूरी होगी, यानी काफ़ी बड़ी होगी, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि भाई वो इनफाइनाइटली डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके का जब कंडीशन होगा तो उस अवस्था में ये जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, यानी उस तरीके उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाँ जी, जैसा कि हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि सीधे धारावाही परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, वो क्या होता था कि ये कोई स्ट्रेट वायर है जिसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, ये आई। ठीक है, तो इस तार के संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या थी, B = म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये रहा। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस क्या होंगे, यदि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो दोनों तरफ से, ठीक है ना, इधर से भी और इधर से भी, तब किसी बिंदु पर यानी बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब समझिए, ये जो डिस्टेंस है इसकी अपेक्षा में ये तार की जो डिस्टेंस है या लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होगा, देखो जब ये ऐसे था, कुछ एंगल है, कुछ एंगल है, कुछ एंगल है, ये बढ़ते बढ़ते जब इनफाइनाइटली जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये जो φ2 है वो 90 डिग्री है, और वही कंडीशन यहाँ पर भी है। जब इनफाइनाइटली होगा तो हम मान लेंगे कि ये जो φ1 है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और वो होगा भी। तो वही हमने लिखा है केस नंबर 1 में, यदि चालक तार के दोनों कोने ये वाले कोने, ठीक है, अनंत दूरी तक हो, अनंत दूरी पर हो इनकी अपेक्षा। ठीक है, तो उस अवस्था में φ1 = 90 डिग्री एंड φ2 = 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, तो B = म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R ब्रैकेट में साइन 90 डिग्री रखेंगे φ1 के स्थान पर, प्लस साइन 90 डिग्री रखेंगे साइन φ2 के स्थान पर। तो हमें क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी B = 2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, B = म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। कट करेंगे ना इसे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या बन सकता है कि मान लीजिए कि वो वायर एक ही तरफ से इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो इसका कॉर्नर है ये मतलब फाइनाइट है, तो इससे R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए भैया, यहाँ से जो हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, तो φ2 की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, φ2 की वैल्यू 90 डिग्री, लेकिन φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, φ1 की वैल्यू तो 0 है, φ1 की वैल्यू तो 0 है। हाँ ठीक है, φ1 की वैल्यू तो 0 है क्योंकि यही तो फिक्स्ड है, इधर से कुछ है ही नहीं। तो इस अवस्था में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पॉइंट P पर वो क्या होगा, यदि φ1 = 0 तथा φ2 = 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, B = म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 0 और साइन 91, तो हो जाएगा B = म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने क्या पढ़ा कि किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमने आज डेरिवेशन किया और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए और उसके स्पेशल केस भी दिखे। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये जो स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है, इन सारे फॉर्मूलों का समावेश एक क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसमें आपको इन सब का यूजेस दिखाएंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में, उसके बाद वाले या फिर हो सकता है उसी लेक्चर में, मैं आपको बताऊं कि किसी कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।